तो फाइनली दोस्तों हम सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और एक तरह से फ्यूरियस ए मैड मैक्स सागा नाम की ये मूवी है, मैड मैक्स 2 नाम की ये मूवी हमें देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द हमारे नज़दीकी थिएटर में। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लेंथ है एक तरह से 2 घंटा 28 मिनट है और ये 23 मई से 2024 से हमें देखने को मिल जाएगी। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ, इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा एक आगामी पोस्ट एपोकैलिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो जॉर्ज मिलर द्वारा सहनिर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने इसे निको लाथोरिस के साथ सहलिखा है। यह मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 के स्पिन-ऑफ और प्रीक्वल दोनों के रूप में काम करती है। फिल्म में अन्या टेलर-जॉय और एलिला ब्राउन ने मुख्य किरदार इम्पेरेटर फ्यूरियोसा की भूमिका निभाई है, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम बर्क ने भी अभिनय किया है। मार्च 2020 में मिलर ने फिल्म की शीर्षक भूमिका के लिए कास्टिंग ऑडिशन आयोजित किया। अक्टूबर में टेलर-जॉय, हेम्सवर्थ और याह्या अब्दुलमतीन टू को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण नवंबर में अब्दुलमतीन की जगह बर्क ने ले ली। फ्यूरी रोड से कई क्रू सदस्य फिल्म के लिए लौटे, जिनमें पटकथा लेखक लैथोरिस, फिल्म संपादक मार्गरेट सिक्सेल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेनी बीवन और संगीतकार टॉम होल्केनबोर्ग शामिल थे। मुख्य फोटोग्राफी जून से अक्टूबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में हुई। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा का वर्ल्ड प्रीमियर 15 मई 2024 को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में होगा और इसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और विलेज रोड शो पिक्चर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में 23 मई 2024 को और यूनाइटेड में रिलीज किया जाएगा। अगले दिन बताता है परिसर। मैड मैक्स फ्यूरी रोड की घटनाओं से 15 से 20 साल पहले की कहानी। जैसे ही दुनिया बिखरती है, युवा फ्यूरियोसा को मैनी मदर्स के ग्रीन प्लेस से छीन लिया जाता है और वारलॉर्ड डिमेंटस के नेतृत्व वाले बाइकर गिरोह के हाथों में सौंप दिया जाता है। जबकि दो तानाशाह गढ़ पर प्रभुत्व के लिए युद्ध करते हैं, फ्यूरियोसा कई परीक्षणों से बच जाती है क्योंकि वह बंजर भूमि के माध्यम से घर वापस जाने का रास्ता बनाती है। 1. कास्ट करें। इम्पीरेटर फ्यूरियोसा के रूप में आन्या टेलर-जॉय, युवा फ्यूरियोसा के रूप में एलिला ब्राउन, डॉक्टर डिमेंटस के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ, प्रेटोरियन जैक के रूप में टॉम बर्क। 2. इमॉर्टन जो रिजडेल पेल के रूप में लेची हुल्मे, गोरान डी क्लुट डी ऑक्टोबॉस के रूप में, रिक्टस इरेक्टस के रूप में नाथन जोन्स, स्क्रोटस के रूप में जोश हेलमैन। 3. द पीपल ईटर के रूप में जॉन हॉवर्ड, ऑर्गेनिक मैकेनिक के रूप में एंगस सैम्पसन, फ्यूरियोसा की मां मैरी जो बासा के रूप में चार्ली फ्रेजर। 4. क्वाडेन बेयल्स, वॉर बॉय के रूप में डेनियल वेबर, मैक्स रॉकटैंस की फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। 5. उत्पादन प्री प्रोडक्शन। निर्देशक जॉर्ज मिलर और सहलेखक निक लॉथोरिस ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 की पटकथा लिखने में 15 साल से अधिक समय बिताया और हर चरित्र के लिए बैकस्टोरी विकसित की, विशेष रूप से नायक इम्पीरेटर फ्यूरियोसा पर ध्यान केंद्रित किया। 6. अंततः इसकी परिणति फ्यूरियोसा पर केंद्रित एक पटकथा में हुई जिसे अभिनेत्री चार्लीज थेरॉन, जिन्होंने फ्यूरी रोड में फ्यूरियोसा का किरदार निभाया था, ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। 7. जुलाई 2010 में मिलर ने मैड मैक्स फ्यूरियोसा नामक एक प्रीक्वल फिल्म के साथ फ्यूरी रोड को बैक टू बैक शूट करने की योजना की घोषणा की, लेकिन केवल प्री प्रोडक्शन के दौरान पूर्व को शूट करने का निर्णय लिया गया। 8. नवंबर 2017 में मिलर की प्रोडक्शन कंपनी ने अवैतनिक वेतन को लेकर वार्नर ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिससे फ्रैंचाइज में किसी भी अतिरिक्त प्रविष्टि के उत्पादन में देरी हुई। 9. जुलाई 2019 में मिलर ने खुलासा किया कि 2 मैड मैक्स सीक्वल के अलावा एक फ्यूरियोसा फिल्म की अभी भी योजना बनाई जा रही थी। 10. मई 2020 तक मिलर ने अपनी अन्य फिल्म 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग 2022 को पूरा करने के बाद एक प्रीक्वल फ्यूरियोसा फिल्म विकसित करने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ कानूनी विवादों को सुलझाने के बाद भूमिका के लिए कास्टिंग प्रक्रिया भी शुरू की। मिलर ने थेरॉन के लिए डी-एजिंग तकनीक का उपयोग करने के बजाय भूमिका के लिए एक युवा अभिनेत्री को कास्ट करने की मांग की। 6. फिल्म की सेटिंग 15 वर्षों की समय सीमा पर आधारित है, जिसमें फ्यूरियोसा की पिछली कहानी को दर्शाया गया है कि कैसे वह अपने घर से विस्थापित हो गई थी और उसने अपना जीवन वापस आने की कोशिश में बिताया। 7. मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच
मिलर ने फ्यूरियोसा की शीर्षक भूमिका के लिए कास्टिंग ऑडिशन आयोजित करने के लिए स्काइप का उपयोग किया। 11 उन्होंने फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो के शुरुआती कट में टेलर जॉय के प्रदर्शन को देखने और सिडनी ल्यूमेट के नेटवर्क से मैड एज हेल मोनोलॉग के साथ उनका ऑडिशन लेने के बाद उन्हें चुना। 12 टेलर जॉय को निकोलस हाउल्ट से सलाह मिली, जिन्होंने पहले फ्यूरी रोड में नक्स का किरदार निभाया था। 13-14 शेड्यूल विवाद के कारण उसी भूमिका के लिए याह्या अब्दुलमतीन द्वितीय की जगह टॉम बर्क 2021 की शरद ऋतु में कलाकारों में शामिल हुए। 15 मल्टीपल फ्यूरी रोड क्रू के सदस्य फिल्म में लौटने के लिए सहमत हुए, जिनमें फिल्म संपादक मार्गरेट सिक्सेल, प्रोडक्शन डिजाइनर कॉलिन गिब्सन, 16 संगीतकार जंकी एक्सेल, साउंड मिक्सर बेन ओस्मो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेनी बीवन और मेकअप डिजाइनर लेस्ली वेंडरवाल्ट शामिल थे। 17, 18, 19 जनवरी 2022 में यह बताया गया कि साइमन डुगन सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करेंगे। 20 जून 2022 में यह बताया गया कि नाथन जोन्स और एंगस सैम्पसन फ्यूरी रोड से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार थे। 21 अगस्त में क्वाडेन बेयल्स, जिन्होंने स्कूल में अपने दुर्व्यवहार के बारे में एक वीडियो वायरल होने के बाद मिलर के 3000 Years of Longing 2022 में काम किया था, को फ्यूरियोसा में एक छोटी भूमिका में दिखाई देने की घोषणा की गई थी। फिल्मांकन की शुरुआत के लिए कई अलग अलग तारीखों की सूचना मिलने के बाद डेडलाइन हॉलीवुड ने मई 2022 में मिलर के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि मुख्य फोटोग्राफी से पहले ऑस्ट्रेलिया में दूसरी इकाई का फिल्मांकन चल रहा था। 24 फिल्म को AU 175 मिलियन फिल्मांकन प्रोत्साहन से सम्मानित किया गया। 25 और ऑस्ट्रेलिया में कुल 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर AU 343.2 मिलियन खर्च किए गए, जो देश में किसी फिल्म निर्माण के लिए सबसे अधिक है। 26 हेम्सवर्थ ने कहा कि मिलर ने फिल्म के लिए सहायक कलाकारों के रूप में पूर्व दोषियों को काम पर रखा था। 27 मई 2022 में दूसरी यूनिट का फिल्मांकन हे में स्थानांतरित हो गया और सिल्वर्टन में और अधिक कार्यक्रम होने वाला था। 28 मुख्य फोटोग्राफी 1 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई और सितंबर तक समाप्त होने की उम्मीद थी। 29-30 फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। 31 पोस्ट प्रोडक्शन मार्च 2024 में यह पता चला कि लैची हुल्मे फिल्म में एक युवा इमॉर्टन जो का किरदार निभाएंगे। 32 ह्यूग कीजबर्न से यह भूमिका लेंगे, जिनकी मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भूमिका निभाने के बाद 2020 में मृत्यु हो गई थी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड के प्रोडक्शन VFX पर्यवेक्षक एंड्रयू जैक्सन फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा पर ड्यूटी के लिए लौट आए हैं और विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG 33 फ्रेमस्टोर, राइजिंग सन पिक्चर्स और स्लेटिव इफेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। 34-35 रिलीज फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा का प्रीमियर 15 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। 36 और इसे वार्नर ब्रदर्स द्वारा 23 मई 2024 को ऑस्ट्रेलिया में और 24 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। चित्र और ग्राम रोड शो चित्र 37 मूल रूप से यह 23 जून 2023 को रिलीज होने वाली थी। 38 बॉक्स ऑफिस प्रक्षेपण मई में डेडलाइन हॉलीवुड ने फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा को उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $50 मिलियन कमाने का अनुमान लगाया था। जॉर्ज मिलर एओ जन्म 3 मार्च 1945 एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। उन्हें मैड मैक्स फ्रेंचाइजी बनाने के लिए जाना जाता है, जिसकी दूसरी और चौथी किस्त मैड मैक्स 2 और फ्यूरी रोड को अब तक की सबसे महान एक्शन फिल्मों में से 2 के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसमें फ्यूरी रोड ने 6 अकादमी पुरस्कार जीते हैं। 1 मिलर शैली और शैली में बहुत विविध हैं। उन्होंने जीवनी पर आधारित चिकित्सा नाटक लोरेंजो ऑयल, डार्क फैंटेसी द विट्स ऑफ ईस्टविक और अकादमी पुरस्कार विजेता एनिमेटेड फिल्म हैप्पी फीट का भी निर्देशन किया है और परिवार के अनुकूल फंतासी साहसिक बेब का निर्माण किया है और सीक्वल बेब पिग इन द सिटी का निर्देशन किया। मिलर प्रोडक्शन हाउस कैनेडी मिलर मिशेल, जिसे पहले कैनेडी मिलर और डी स्टूडियो के नाम से जाना जाता था, के सहसंस्थापक हैं। उनके मूल निर्माता साथी बायन कैनेडी की मृत्यु के बाद से उनके छोटे भाई बिल मिलर और डॉग मिशेल मिलर के बाद के करियर की लगभग सभी फिल्मों के निर्माता रहे हैं। 2006 में मिलर ने हैप्पी फीट 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमी पुरस्कार जीता। उन्हें 5 अन्य अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है।
1992 में लोरेंजो ऑयल के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, 1995 में बेब के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और 2015 में फ्यूरी रोड के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मिलर का जन्म 3 मार्च 1945 को चिंचिला, क्वींसलैंड में ग्रीक आप्रवासी माता पिता जिम मिलर और मां एंजेला के घर हुआ था। जिम उर्फ दिमित्रियोस का जन्म ग्रीक द्वीप की थिरा मिताता में हुआ था। जब जिम 1920 में ऑस्ट्रेलिया चले गए तो उनके पिता ने उनका उपनाम मिलियोटिस से मिलर कर दिया। एंजेला का परिवार अनातोलिया के यूनानी शरणार्थी थे जो 1923 की जनसंख्या विनिमय से विस्थापित हुए थे। 3. मिलर ने इप्सविच ग्रामर स्कूल और बाद में सिडनी बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की। 3. फिर अपने जुड़वां भाई जॉन के साथ न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया। मेडिकल स्कूल 1971 में अपने अंतिम वर्ष में जॉर्ज और उनके छोटे भाई क्रिस ने सेंट विंसेंट रिव्यू फिल्म बनाई, 1 मिनट की लघु फिल्म जिसने उन्हें एक छात्र प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। 4. 1971 में जॉर्ज ने मेलबर्न विश्वविद्यालय में एक फिल्म कार्यशाला में भाग लिया जहां उनकी मुलाकात साथी छात्र बायन कैनेडी से हुई, जिनके साथ उन्होंने कैनेडी की मृत्यु तक एक स्थायी दोस्ती और उत्पादन साझेदारी बनाई। 1972 में मिलर ने सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में अपना निवास पूरा किया और अपना समय लघु प्रयोगात्मक फिल्मों पर काम करने में बिताया। उसी वर्ष मिलर और कैनेडी ने कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस की स्थापना की। 5. इस जोड़ी ने बाद में कई कार्यों में सहयोग किया। 1983 में कैनेडी की मृत्यु के बाद मिलर ने कंपनी में उनका नाम बरकरार रखा। बाद में कंपनी में निर्माता डॉग मिशेल की भूमिका को मान्यता देने के लिए 2009 में इसका नाम बदलकर कैनेडी मिलर मिशेल कर दिया गया। 6. कैरियर। मिलर का पहला काम लघु फिल्म वायलेंस इन सिनेमा पार्ट 1 1971 ने आलोचकों, दर्शकों और वितरकों को इतना ध्रुवीकृत कर दिया कि इसे सिनेमाई के वास्तविक चित्रण के कारण 1972 के सिडनी फिल्म फेस्टिवल में वृत्तचित्र श्रेणी में रखा गया। हिंसा। 7. 1979 में मिलर ने मैड मैक्स के साथ फीचर लंबाई निर्देशन की शुरुआत की। 1975 में मिलर और जेम्स मैककॉसलैंड द्वारा लिखी गई पटकथा पर आधारित इस फिल्म को कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस द्वारा स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही। 5. परिणाम स्वरूप फिल्म ने मेल गिब्सन अभिनीत 2 और सीक्वल के साथ मैड मैक्स श्रृंखला को जन्म दिया। मैड मैक्स 2 को द रोड वॉरियर 1981 और मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 के रूप में भी रिलीज किया गया। श्रृंखला की चौथी फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में टॉम हार्डी और चार्लीज थेरॉन है। दूसरी और तीसरी मैड मैक्स फिल्मों के बीच के समय के दौरान मिलर ने एंथोलॉजी फिल्म ट्वाइलाइट जोन द मूवी 1983 के एक खंड के रूप में नाइटमेयर 8 20,000 फीट के रीमेक का निर्देशन किया। 8. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन के लिए द डिसमिसल 1983 और द काउरा ब्रेकआउट 1984 सहित कई प्रशंसित लघु श्रृंखलाओं का सहनिर्माण और सहनिर्देशन भी किया। 1987 में मिलर ने द विट्स ऑफ ईस्टविक का निर्देशन किया, जिसमें जैक निकोलसन, सुसान सारंडन, चेर और मिशेल फिफर ने अभिनय किया। यह फिल्म मिलर के लिए एक परेशान करने वाला अनुभव साबित हुई। मिलर ने कहा, मैंने 2 बार फिल्म छोड़ी और जैक निकोलसन ने मुझे वहीं रोके रखा। उन्होंने कहा, बस बैठ जाओ, अपनी भावनाएं खो दो और काम देखो। अगर तुम्हें लगता है कि काम अच्छा है तो फिल्म में लगे रहो। और वह एक महान व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि मैंने जिनके लिए भी काम किया है उनसे कहीं अधिक मैंने उनसे सीखा है। वह असाधारण थे। 9. निकोलसन ने मिलर को उत्पादन के दौरान अपनी ज़रूरतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए भी प्रशिक्षित किया। जब उन्हें केवल 150 की ज़रूरत थी तब उन्होंने 300 अतिरिक्त मांगे, यह जानते हुए कि उनके निर्माता उन्हें उनके अनुरोध से कम देंगे। 10. पुरस्कार विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर पोली प्लैट ने द विट्स ऑफ ईस्टविक में मिलर के साथ मिलकर काम किया। चेर ने बाद में कहा कि फिल्म पर काम करने से पहले मिलर ने उनके 40वें जन्मदिन के अगले दिन घर पर फोन करके उन्हें सूचित किया कि वह और निकोलसन उन्हें फिल्म में नहीं चाहते हैं। उन्हें बहुत बूढ़ी और सेक्सी नहीं समझा गया। 11. द विट्स ऑफ ईस्टविक के बाद मिलर ने मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। 12. निकोल किडमैन अभिनीत फ्लर्टिंग, डेड कैलम और टीवी मिनिस्ट्रीज बैंकॉक हिल्टन और वियतनाम के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका ने उनके करियर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिलर लोरेंजो ऑयल 1992 की रिलीज के साथ निर्देशन में लौट आए,
जिसे उन्होंने निक एनराइट के साथ मिलकर लिखा था। 13 1993 में मिलर को कार्ल सागन और एन ड्रूयन की कहानी पर आधारित कॉन्टैक्ट का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 14 फिल्म पर 1 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद वार्नर ब्रदर्स और मिलर आपसी सहमति से अलग हो गए और अंततः रॉबर्ट जेमेकिस को निर्देशन के लिए लाया गया। 15 मिलर ने कॉमेडी ड्रामा बेब 1995 का सहलेखन भी किया और इसके सीक्वल बेब पिग इन द सिटी 1998 को लिखा और निर्देशित किया। 16 2006 में है हैप्पी फीट के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर में मिलर अंटार्कटिका में पेंगुइन के जीवन के बारे में एक संगीत महाकाव्य हैप्पी फीट के निर्माता भी थे। 17 वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित फिल्म नवंबर 2006 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के साथ साथ हैप्पी फीट ने मिलर को चौथा अकादमी पुरस्कार नामांकन भी दिलाया और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर की श्रेणी में उनकी पहली जीत भी हुई। 2007 में मिलर ने जस्टिस लीग मॉर्टल नामक जस्टिस लीग फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुबंध किया। 18 जबकि 2007-08 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण निर्माण शुरू में रुका हुआ था। 19 आगे उत्पादन में देरी और द डार्क नाइट की सफलता के कारण वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म को रोकने और विभिन्न विकल्पों को अपनाने का फैसला किया। 20 मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2012 के सेट पर मिलर 2011 में हैप्पी फीट सीक्वल हैप्पी फीट 2 रिलीज हुई थी। 21 अगले वर्ष कई वर्षों के उत्पादन विलंब के बाद मिलर ने मैड मैक्स श्रृंखला की चौथी फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड पर प्रमुख फोटोग्राफी शुरू की। 22 फ्यूरी रोड 15 मई 2015 को रिलीज हुई थी। 23 फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 10 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जबकि मिलर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 24 अक्टूबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि मिलर 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग का निर्देशन करेंगे, जिसका फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ। 25 फिल्म का प्रीमियर मई 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। अप्रैल 2017 में मिलर ने कहा कि उन्होंने और सहलेखक निको लाथोरिस ने मैड मैक्स श्रृंखला के लिए फ्यूरी रोड के बाद की 2 अतिरिक्त स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। फ्यूरी रोड के प्रमुख टॉम हार्डी अगले सीक्वल के लिए प्रतिबद्ध है। 27 2015 में और फिर 2017 की शुरुआत में मिलर ने कहा फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म का नाम मैड मैक्स द वेस्टलैंड होगा। 27-28 2020 में यह बताया गया कि मिलर अगली बार मैड मैक्स स्पिन ऑफ फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा का निर्देशन करेंगे। 29 डी स्टूडियोज सिडनी स्थित एक डिजिटल एनिमेशन स्टूडियो था जिसकी स्थापना 2007 के मध्य में कैनेडी मिलर मिशेल और ओमनीलैब मीडिया के बीच साझेदारी के रूप में की गई थी। 30 है हैप्पी फीट 2 2011 की आर्थिक रूप से असफल रिलीज और मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 की लंबी देरी के बाद स्टूडियो 2013 में बंद हो गया। 31 व्यक्तिगत जीवन मिलर का विवाह 1985 से 1992 तक अभिनेत्री सैंडी गोर से हुआ था। उनकी एक बेटी है। 1995 से 2007 तक उनका विवाह फिल्म संपादक मार्गरेट सिक्सेल से हो चुका है। उनके 2 बेटे हैं। 32 अद्यतन की आवश्यकता है। सिक्सेल ने मिलर के कई निर्देशकीय प्रयासों पर कुछ क्षमता में काम किया है। 33 मिलर ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान और ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संरक्षक और सिडनी फिल्म महोत्सव के सह संरक्षक हैं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक मिलर ने कई बार कहा है कि पिनोचियो का 1940 संस्करण उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। 34, 35, 36 मिलर एक नारीवादी हैं। उन्होंने मई 2015 में वैनिटी फेयर को बताया था, मैं बहुत पुरुष प्रधान होने से लेकर शानदार महिलाओं से घिरी रहने तक पहुंच गई हूं। मैं एक नारीवादी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। 37 निको लैथोरिस एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के अभिनेता और ग्रीक मूल के लेखक हैं। जीवन और कैरियर लैथोरिस ने टेलीविजन श्रृंखला पुलिस रेस्क्यू पर काम किया है। वह जॉर्ज मिलर की फिल्म मैड मैक्स 1979 में एक कार मैकेनिक के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म आयोग के लिए फिल्म और नाटक कार्यशालाएं भी चलाईं। लैथोरिस को हार्टब्रेक हाई में जॉर्ज पोलोस की भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही वह श्रृंखला में अभिनय करने वाले युवा अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के कौशल को विकसित करने के लिए जिम्मेदार श्रृंखला नाटक कोच भी हैं।
उन्होंने विभिन्न प्रकार की जातीय पृष्ठभूमियों से यथार्थवादी चरित्र विकसित करने में मदद की। इस श्रृंखला ने ऑस्ट्रेलिया में टीवी नाटक में जीवन का प्रतिनिधित्व करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव चिह्नित किया। अतीत में कई शो में ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में मौजूद सभी विभिन्न संस्कृतियों को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था, और हार्टब्रेक हाई ने देश के सांस्कृतिक मिश्रण को स्वीकार और जश्न मनाकर इस परंपरा को तोड़ दिया। लैथोरिस मैड मैक्स, फ्यूरी रोड 2015 और फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 के सहपटकथा लेखक जॉर्ज मिलर के साथ हैं। चयनित फिल्मोग्राफी: जर्नी अमंग वुमेन 1977, सोल्जर, मैड मैक्स 1979, ग्रीस रैट, डेसोलेशन एंजल्स 1982, नाइटमैन, व्हेयर द ग्रीन एंड्स अ ड्रीम 1984, अर्नोल्ड, द यंग वाइफ 1984, टीवी मूवी यानिस, गलत दुनिया 1985, रंगोट, रिक्की और पीट 1988, कॉन आयोनाइड्स, जॉर्जिया 1988, बाईस्टैंडर 2, बेलिंडा 1988, बेनी रोज, अगेंस्ट द इनोसेंट 1989, टिम मैकेंजी, पिता 1990, अमोस, डेथ इन ब्रंसविक 1990, मुस्तफा, हेवन टुनाइट 1990, हॉट डॉग मैन, आरा 1990, एड मिंटर, द हार्टब्रेक किड 1993, जॉर्ज, गीनो 1994, रोक्को पेट्री, व्हाट आई हैव राइट 1996, क्लाउड मुर्नाने, सेरेनेडेस 2001, मुल्ला जलाल शाह, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड 2015, लेखक, फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024, लेखक, बायन एरिक कैनेडी, 18 अगस्त 1949, 17 जुलाई 1983, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता थे जिन्हें जॉर्ज मिलर के साथ मैड मैक्स श्रृंखला की फिल्मों के सहनिर्माण के लिए जाना जाता था। 1. प्रारंभिक जीवन: बायन कैनेडी का जन्म मेलबर्न में हुआ था। 18 साल की उम्र में उन्होंने वारलॉक फिल्म्स नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई और इस लोगो के तहत कई शौकिया लघु फिल्मों का निर्माण किया। 1970 में 21 साल की उम्र में उन्होंने विलियम्सटाउन के मेलबोर्न बंदरगाह उपनगर के बारे में एक लघु वृत्तचित्र फिल्म हॉब्सन्स बे के लिए द कोडक ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया की 10 सर्वश्रेष्ठ 8 में जीत हासिल की। इस पुरस्कार ने उन्हें विदेश यात्रा करने और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन उद्योग का अमूल्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अपनी वापसी पर उन्होंने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में एक टेलीविजन और फिल्म पाठ्यक्रम शुरू किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक: जॉर्ज मिलर। कैनेडी की मुलाकात 1969 में मेलबर्न विश्वविद्यालय में जॉर्ज मिलर से हुई। 2-3 दोनों द्वारा बनाई गई पहली मिनी फिल्म वायलेंस इन द सिनेमा थी, जिसे याराविले, मेलबर्न में फिल्माया गया था। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली और इससे नई फिल्म कंपनी कैनेडी मिलर का गठन हुआ, जिसे 1975 में जॉर्ज मिलर और बायन कैनेडी दोनों के साथ सहनिर्देशक के रूप में शामिल किया गया था। 4. उनकी एक साथ पहली प्रमुख फिल्म अंतर्राष्ट्रीय जबरदस्त हिट मैड मैक्स 1979 थी। इस फिल्म ने बजट के सापेक्ष सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, एक रिकॉर्ड जो केवल द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट 1999 के आगमन के साथ टूटा। 5. 1981 में कैनेडी ने मैड मैक्स की अगली कड़ी मैड मैक्स 2 द रोड वॉरियर फिल्म का निर्माण किया, जिसने दुनिया भर में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 6. मृत्यु: 1983 में 33 वर्ष की आयु में कैनेडी की ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में वारगाम्बा बांध में मृत्यु हो गई, जब वह जिस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विरासत: उनके सम्मान में जॉर्ज मिलर के पैनल सदस्य के साथ ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान ने बायन कैनेडी पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनका काम फिल्म और टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता की खोज से चिह्नित है, और कैनेडी मिलर, वार्नर ब्रदर्स, विलेज रोड शो, ग्रेटर यूनियन, सिनेमीडिया और स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा प्रायोजित है। फिल्म मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम कैनेडी को समर्पित है। 7. उनकी मूल सह-उत्पादन कंपनी कैनेडी मिलर को अब कैनेडी मिलर मिशेल कहा जाता है। आन्या जोसेफिन मैरी टेलर जॉय बटा ANJ बटा 1, जन्म 16 अप्रैल 1996, एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने बाफ्टा फिल्म अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन के अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं।
मियामी में जन्मे और ब्यूनस आयर्स और लंदन में पले बड़े टेलर जॉय ने अभिनय करियर बनाने के लिए 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। छोटी टेलीविजन भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें प्रशंसित हॉरर फिल्म द विच 2015 में मुख्य भूमिका के माध्यम से सफलता मिली। टेलर जॉय ने हॉरर फिल्म स्प्लिट 2016, इसके सीक्वल ग्लास 2019 और ब्लैक कॉमेडी थोरब्रेड्स 2017 में अभिनय किया और 2017 कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रॉफी चौपाट जीता। टेलर जॉय टेलीविजन क्राइम ड्रामा पीकी ब्लाइंडर्स 2019 से 2022 के 5वें और 6ठे सीजन में दिखाई दिए और पीरियड ड्रामा एम्मा 2020 में एम्मा वुडहाउस की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 2020 में उन्हें नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज द क्वींस गैम्बिट में शतरंज के प्रतिभाशाली बेथ हार्मन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। उन्होंने गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता, साथ ही प्राइम टाइम एमी के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। टेलर जॉय ने तब से लास्ट नाइट इन सोहो 2021, द नॉर्थमैन 2022, द मेन्यू 2022, द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 में प्रिंसेस पीच और फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 इम्पीरेटर फ्यूरियोसा के रूप में। प्रारंभिक जीवन। टेलर जॉय का जन्म 16 अप्रैल 1996 को मियामी, फ्लोरिडा में डेनिस एलन टेलर 4, एक पूर्व बैंकर और जेनिफर मरीना जॉय, एक मनोवैज्ञानिक के घर हुआ था। उनके पिता अंग्रेजी और स्कॉटिश मूल के अर्जेंटीनी हैं, एक ब्रिटिश पिता और एक एंग्लो अर्जेंटीना मां के बेटे हैं। 5, 6, 7 उनकी मां का जन्म जाम्बिया में एक अंग्रेजी राजनयिक पिता डेविड जॉय और बार्सिलोना की एक स्पेनिश मां के घर हुआ था। 8 उसने कहा है कि मियामी में उसका जन्म एक अचानक था, क्योंकि उसके माता पिता उस समय शहर में छुट्टियां मना रहे थे। अपने जन्मस्थान के कारण, देश के जसोली राष्ट्रीयता कानून के कारण उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। 9 वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है, जिनमें से 4 उसके पिता की पिछली शादी से हैं। 10 टेलर जॉय अपने परिवार के साथ ब्यूनस आयर्स में रहती थीं और 6 साल की उम्र तक नॉर्थलैंड्स स्कूल में पढ़ती थीं, जब परिवार लंदन के विक्टोरिया क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया। 7, 11 वह स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों में पारंगत है। 7, 10, 12 टेलर जॉय ने इस कदम को दर्दनाक महसूस किया और अर्जेंटीना वापस जाने की उम्मीद में शुरू में अंग्रेजी सीखने से इनकार कर दिया। 13 उन्होंने स्कूल प्रस्तुतियों में अभिनय करते हुए हिल हाउस इंटरनेशनल जूनियर स्कूल 14 और क्वींस गेट स्कूल में पढ़ाई की। उसने स्कूल में सामाजिक रूप से संघर्ष किया, याद करते हुए, मुझे वास्तव में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं भी फिट बैठता हूं। मैं अर्जेंटीनी होने के लिए इतना अंग्रेज था, अंग्रेजी होने के लिए इतना अर्जेंटीनी था, कुछ भी बनने के लिए इतना अमेरिकी था। बच्चे मुझे किसी भी आकार या रूप में नहीं समझते थे। मुझे लॉकर में बंद कर दिया जाता था। 7 टेलर जॉय ने शुरुआत में नृत्य का प्रशिक्षण लिया, 15 साल की उम्र तक बैले का अध्ययन किया। 15-17 साल की उम्र में लंदन के नाइट्सब्रिज में है रोड्स डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर अपने कुत्ते को घुमाते समय स्टॉर्म मैनेजमेंट की संस्थापक सारा डॉकास ने उन्हें एक मॉडल के रूप में देखा। 7-16 उन्होंने एजेंसी के साथ इस शर्त पर अनुबंध किया कि अभिनय उनका पहला जुनून और लक्ष्य बना रहेगा। टेलीविजन श्रृंखला डाउनटन एबे के प्रचार के लिए एक मॉडलिंग शूट के दौरान, जिसे उन्होंने लगभग अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वह अपनी जीसीएसई परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रही थीं, टेलर जॉय को डाउनटन एबे अभिनेता एलन लीच ने क्रू के लिए काम करते हुए और सीमस हेनी कविता का पाठ करते हुए देखा था। आगामी स्क्रीन टेस्ट के लिए खुदाई। बाद में उन्होंने उसे अपने एजेंट से मिलवाया, जिसके साथ उसने एक अभिनेत्री के रूप में अनुबंध किया। 17 आजीविका 2013 से 2019 प्रारंभिक कार्य और सफलता। टेलर जॉय को 2014 की फंतासी कॉमेडी हॉरर वैम्पायर अकादमी में पृष्ठभूमि फीडर गर्ल के रूप में उनकी पहली अभिनय भूमिका के अंतिम कट से हटा दिया गया था। उनकी भूमिका को बिना श्रेय दिए छोड़ दिया गया था। 18-19 उन्होंने जासूसी ड्रामा सीरीज एंडेवर के एक एपिसोड में फिलिपा कोलिंस डेविडसन के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद 2015 की फंतासी साहसिक ड्रामा सीरीज अटलांटिस में एक मल्टी एपिसोड आर्क में काम किया। 20 उसी वर्ष उन्होंने द विच में अभिनय किया, जो रॉबर्ट एगर्स द्वारा निर्देशित एक पीरियड हॉरर फिल्म थी, जो एक प्यूरिटन परिवार की कहानी बताती है जो अपने न्यू इंग्लैंड फार्म के बाहर जंगल में बुरी ताकतों का सामना करता है। आलोचकों की प्रशंसा के लिए इसका प्रीमियर 2015 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया। 21
22 यह भूमिका उनकी सफलता थी। 23-24 द न्यू यॉर्कर के एंथोनी लेन ने टेलर जॉय को भूमिका में उल्लेखनीय बताया। उनकी चौड़ी आंखों वाली मासूमियत चालाकी के धागे से जुड़ी हुई थी, जो कि उनकी त्वरित बुद्धि का सबूत है, एक चतुर और जिज्ञासु लड़की में शायद ही असामान्य हो या किसी गिरे हुए उद्देश्य से। 25 उन्होंने निर्णायक अभिनेता के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला नवागंतुक के लिए एम्पायर पुरस्कार जीता। 26-27 2018 में थोरब्रेड्स के लिए एक साक्षात्कार में टेलर जॉय। अगले वर्ष टेलर जॉय ने ल्यूक स्कॉट की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मॉर्गन में शीर्षक किरदार निभाया। इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और यह व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन बूथ मिशिगन के जॉन सेरबा ने लिखा कि टेलर जॉय ने हमें एक ऐसे प्रदर्शन से निहत्था कर दिया है जो छोटी लड़की की मासूमियत और मृत आंखों वाली दुष्टता के बीच उत्सुकता से लड़खड़ाता है। 28 उन्होंने अगली बार ड्रामा फिल्म बैरी में अभिनय किया, जो 1981 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने पहले वर्ष के दौरान युवा बराक ओबामा पर केंद्रित थी। इसका प्रीमियर 2016 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 29 उसी वर्ष टेलर जॉय की समानता को स्कुलरग्री प्लेजेंट की 10वीं वर्षगांठ पुस्तक कवर पर वाल्किरी कैन के चरित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टॉर्म मैनेजमेंट से लाइसेंस दिया गया था, और बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 14वीं पुस्तकों के कवर पर श्रृंखला। 30 इससे पहले वह स्क्रीलेक्स के GTA के गीत रेड लिप्स के रीमिक्स के संगीत वीडियो में दिखाई दी थीं। 31 2018 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में टेलर जॉय। 2016 में उन्हें एम नाइट श्यामलन की स्प्लिट में जेम्स मैकएवॉय के साथ कास्ट किया गया था, जहां उन्होंने केसी कुक नाम की एक किशोर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसका कई व्यक्तित्व वाले एक व्यक्ति मैकएवॉय द्वारा अपहरण कर लिया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, $9 मिलियन के बजट पर $278.5 मिलियन की कमाई की। 32-33 उस वर्ष उनकी अगली फिल्म कोरी फिनले के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थोरब्रेड्स थी। इसमें उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में ओलिविया कुक और एंटोन येल्चिन सहकलाकार थे। टेलर जॉय ने एक हाई स्कूल छात्रा लिली की भूमिका निभाई, जो एक ड्रग डीलर के साथ अनुबंध के माध्यम से अपने सौतेले पिता को मारने की योजना बनाती है। इसका प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने उनके प्रदर्शन को मनमोहक कहा। 34 2017 में उनकी तीसरी रिलीज सर्जियो जी सांचेज की हॉरर मिस्ट्री मैरोबोन थी। द वर्ज की ताशा रॉबिन्सन ने लिखा कि टेलर जॉय एक असंगत चरित्र में एक शर्मीली, आकर्षक गर्मजोशी लेकर आए। 35 टेलर जॉय को बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 36 और उस वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रॉफी चोपार्ड से सम्मानित किया गया था। 37 दिसंबर 2017 में उन्होंने जेसी बर्टन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित BBC वन पीरियड ड्रामा मिनिस्ट्रीज द मिनिएटूरिस्ट में पेट्रोनेला ओर्टमैन की भूमिका निभाई। 38 टेलर जॉय ने 2019 की मनोवैज्ञानिक सुपरहीरो फिल्म ग्लास में केसी कुक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो अनब्रेकेबल फिल्म त्रयी की अंतिम फिल्म थी, जिसमें मैकएवॉय, सैमुअल एल जैक्सन और सारा पॉल्सन के साथ अभिनय किया गया था। 39 यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $247 मिलियन की कमाई की। 40 उस वर्ष बाद में वह अपने दिवंगत सहकलाकार एंटोन येल्चिन के जीवन और करियर पर वृत्तचित्र फिल्म लव अंतोषा में दिखाई दीं और होजियर के संगीत वीडियो में उनके गीत डिनर एंड डायट्रिब्स के लिए। 41-42 उनकी अगली 2019 फिल्में एनिमेटेड म्यूजिकल एडवेंचर फिल्म प्लेमोबिल द मूवी और जीवनी ड्रामा फिल्म रेडियोएक्टिव व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 43 उन्होंने फंतासी श्रृंखला द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेसिस्टेंस में ब्रे के चरित्र को भी आवाज दी। 44 2019 की अपनी अंतिम भूमिका में उन्होंने BBC वन पीरियड क्राइम ड्रामा सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स में जीना ग्रे की मुख्य भूमिका निभाई। 45 2020 वर्तमान मुख्यधारा की सफलता। 2020 में टेलर जॉय ने ऑटम डी वाइल्ड के निर्देशन में बनी पहली फिल्म एम्मा में एम्मा वुडहाउस के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम के जेन ऑस्टेन के 1815 के उपन्यास का रूपांतरण था। फिल्म की समीक्षा करते हुए रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने टेलर जॉय को उत्साही माना। 46 गार्जियन के आलोचक मार्क केरमोड ने टेलर जॉय को सराहनीय रूप से कांटेदार चरित्र बनाने वाले के रूप में वर्णित किया है, जो उनके कुछ स्क्रीन पूर्ववर्तियों की तुलना में कम पसंद किया जाने वाला है और इसके लिए और भी बेहतर है। 47 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। 48
टेलर जॉय ने सुपरहीरो हॉरर फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स में इलियाना रास्पुतिन मैजिक, एक रूसी उत्परिवर्ती और जादूगरनी की भूमिका भी निभाई। इसे मूल रूप से अप्रैल 2018 में रिलीज करने का इरादा था, लेकिन इसमें कई देरी हुई। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। 49 2021 में टेलर जॉय ने नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज द क्वींस गैम्बिट में बेथ हार्मन के रूप में अभिनय किया, जो एक अनाथ शतरंज प्रतिभा है जो नशीली दवाओं और शराब पर निर्भरता से संघर्ष करते हुए शतरंज की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच गई है। 50 श्रृंखला और उनके प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 51 नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि रिलीज के पहले 28 दिनों में इसे 62 मिलियन घरों ने देखा। 53 यह इसकी अब तक की सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड सीमित श्रृंखला बन गई। 54 एंटरटेनमेंट वीकली के डैरेन फ्रेंच ने टेलर जॉय के प्रदर्शन को बेहद आकर्षक कहा और कहा कि कैसे वह शांत क्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। 7 जब वह एक प्रतिद्वंद्वी को परास्त करती है तो उसकी पलकें सिकुड़ जाती हैं, और जब उसका पूरा शरीर क्रोधित हताशा को प्रदर्शित करता है, खेल उसके खिलाफ हो जाता है। 55 इसी तरह वैरायटी की कैरोलिन फ्रैम्के ने उन्हें इतना चुंबकीय पाया कि जब वह कैमरे के लेंस को देखती हैं तो उनकी तेज चमक सीधे लेंस को पार कर जाती है। 56 टेलर जॉय के चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म और मिनी सीरीज या टेलीविजन मूवी में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। किसी सीमित या संकलन श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए 58 2020 में वह अगली बार ड्रामा फिल्म हियर आर द यंग मेन में दिखाई दीं, जो इयोन मैकेन द्वारा निर्देशित और रॉब डॉयल के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 2021 में उन्होंने एडगर राइट की मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो में अभिनय किया। फिल्म में वह पेटुला क्लार्क का गाना डाउनटाउन प्रस्तुत करती है। 60 टेलर जॉय की प्रस्तुति का एक संगीत वीडियो भी जारी किया गया था। 61 द वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो मॉर्गनस्टर्न ने उनके चित्रण में उद्देश्य की चमकदार भावना पर प्रकाश डाला। 62 उसी वर्ष उन्हें टाइम पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया था। 63 2022 में टेलर जॉय ऐतिहासिक महाकाव्य द नॉर्थमैन में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड के विपरीत एक अभिनीत भूमिका के लिए द विच के निर्देशक रॉबर्ट एगर्स के साथ फिर से जुड़े। अमलेथ की पुरानी स्कैंडिनेवियाई किंवदंती पर आधारित फिल्म को सदी के अंत में आइसलैंड में स्थापित एक वाइकिंग बदलागाथा के रूप में वर्णित किया गया था। 64 इसे सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला। 65 इसके बाद टेलर जॉय डेविड ओ रसेल की पीरियड कॉमेडी एम्स्टर्डम में दिखाई दिए, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 67 अगले महीने मार्क मायलॉर्ड की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर द मेन्यू रिलीज हुई, जिसमें टेलर जॉय ने निकोलस हाउल्ट और राल्फ फिएनेस के साथ अभिनय किया। 69 फिल्म को काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली। 70 71 और उनके प्रदर्शन ने उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन दिलाया। 72 अगले वर्ष टेलर जॉय ने एनिमेटेड फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में प्रिंसेस पीच की आवाज वाली भूमिका निभाई। 73 टेलर जॉय ने 2024 की शुरुआत डेनिस विलेन्यूवे के ड्यून पार्ट 2 में आलिया एट्राइड्स के रूप में एक कैमियो भूमिका के साथ की, एक कास्टिंग जिसे शुरू में गुप्त रखा गया था और 15 फरवरी को फिल्म के लंदन प्रीमियर में रेड कारपेट पर चलने तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी। विलेन्यूवे ने टिप्पणी की कि उस रहस्य को बनाए रखने के लिए बहुत काम करना पड़ा। सभी ने अपने खून से हस्ताक्षर किए। 74 वह अगली बार जॉर्ज मिलर की एक्शन फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो 2015 की फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड के प्रीक्वल के रूप में काम करेगी। वह स्कॉट डेरिक्सन की रोमांटिक एक्शन फिल्म द गॉर्ज में माइल्स टेलर के साथ भी अभिनय करेंगी। 75 व्यक्तिगत जीवन टेलर जॉय ने 2021 में रॉक बैंड मोर के फ्रंटमैन अमेरिकी संगीतकार मैल्कम मैक्रे के साथ रिश्ता शुरू किया। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को न्यू ऑरलियंस में शादी की। 76 उन्होंने सितंबर 2023 के आखिरी सप्ताहांत में वेनिस, इटली के पलाज्जो पिसानी मोरेटा में दूसरी शादी की। 78 सार्वजनिक छवि हॉलीवुड रिपोर्टर ने 2016 की हॉलीवुड के उभरते सितारों 35 और उससे कम उम्र के सितारों की सूची में टेलर जॉय का नाम रखा और उन्हें 2 शून्य एक साथ में डब्ल्यू पत्रिका द्वारा संकलित एक समान सूची में शामिल किया गया था। 79 80
2019 में वह वार्षिक फोर्ब्स 30 में दिखाई दी। अंडर 30 सूची दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और गेम चेंजर्स का एक संकलन। 81 2020 में उन्हें एसोसिएटेड प्रेस द्वारा ब्रेकथ्रू एंटरटेनर ऑफ द ईयर और न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा ब्रेकआउट स्टार ऑफ 2020। 82 2021 में टाइम पत्रिका ने पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव द्वारा लिखित श्रद्धांजलि के साथ टेलर जॉय को भविष्य को आकार देने वाले उभरते नेताओं की 100 अगली सूची में शामिल किया। 83 वह विक्टर एंड रॉल्फ, टिफनी एंड कंपनी 84, 85 डायर के फैशन और मेकअप 86 और जेगले कोल्ट्रे सहित ब्रांडों की राजदूत रही हैं। टॉम बर्क, जन्म 30 जून 1981, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें 2014 से 2016 बीबीसी टीवी श्रृंखला द मस्किटियर्स में एथोस, 2016 बीबीसी साहित्यिक रूपांतरण लघु श्रृंखला वॉर एंड पीस में डोलोखोव, बीबीसी श्रृंखला स्ट्राइक में नामांकित चरित्र कॉर्मोरन स्ट्राइक और 2020 की फिल्म में ऑर्सन वेल्स के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मंक, प्रारंभिक जीवन। बर्क का जन्म लंदन में हुआ और वह केंट में पले बढ़े। उनके माता पिता डेविड बर्क और अन्ना काल्डरमार्शल भी अभिनेता हैं, जैसे उनके गॉडपेरेंट्स एलन रिकमैन और ब्रिजेट टर्नर थे। 2 उनके नाना नानी लेखक आर्थर काल्डरमार्शल और आरा काल्डरमार्शल थे। बर्क का जन्म कटे होंठ के साथ हुआ था और उसकी पुनर्निर्माण सर्जरी हुई थी। 3 बर्क हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने नेशनल यूथ थिएटर, फेवरशैम में यंग आर्डेन थिएटर और कैंटरबरी में मार्लो थिएटर में प्रदर्शन करने वाली बॉक्स क्लेवर थिएटर कंपनी में भाग लिया। और अपने माता पिता द्वारा अपने गृहंगर में मंचित नाटकों में भाग लिया। 2 एक बच्चे के रूप में बर्क को डिस्लेक्सिया का पता चला था। 2 और उसे शैक्षणिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। उसने अपने ए लेवल से पहले स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वह उस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सोचा कि वह इससे बच नहीं पाएगा। 4 जैसे ही उन्होंने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा, उन्होंने एक अभिनय एजेंसी को लिखा और उन्हें पहली भूमिका मिली जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। 4 जब वह 18 वर्ष के थे, तब लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (RADA) में स्वीकार किए जाने से पहले उन्होंने नृत्य विद्यालय में दाखिला लिया। 5 कैरियर। बर्क की पहली भूमिका 1999 की ड्रैगन हार्ट ए न्यू बिगिनिंग में रोलैंड के रूप में थी, जो 1996 की फिल्म ड्रैगन हार्ट की डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल थी। उस वर्ष वह डेंजरफील्ड श्रृंखला के एक एपिसोड और टेलीविजन फिल्म ऑल द किंग्स मेन में दिखाई दिए। राडा से स्नातक होने के बाद उन्होंने टेलीविजन, फिल्म और थिएटर में लगातार काम करना शुरू कर दिया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। टेलीविजन ड्रामा स्कूल के बाद उनका पहला टेलीविजन पार्ट पॉल एबॉट थ्रिलर सीरीज स्टेट ऑफ प्ले में सिड था, जिसमें जॉन सिम, बिल निगी और जेम्स मैकेवॉय ने अभिनय किया था। 2004 में उन्होंने टीवी फिल्म बेला एंड द बॉयज में ली की भूमिका निभाई। 2005 में उन्होंने कैसानोवा के टेलीविजन रूपांतरण में जियाकोमो कैसानोवा के बेटे जियाक के 20 वर्षीय संस्करण की भूमिका निभाई, जिसमें डेविड टेनेंट और पीटर ओटूल ने अभिनय किया था। 2006 में उन्होंने टीवी फिल्म ड्रैकुला में जॉन सीवार्ड की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने बीबीसी के डॉक्यूड्रामा हीरोज एंड विलेन के एक एपिसोड में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका निभाई और व्यंग्य नाटक द ट्रायल ऑफ टोनी ब्लेयर में पुस्तक प्रकाशक के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने अगाथा क्रिस्टी की पोयरोट की 12वीं श्रृंखला के एक एपिसोड में लेफ्टिनेंट रेस की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने बीबीसी के चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रूपांतरण के 2 एपिसोड में बेंटले ड्रमल की भूमिका निभाई। 2012 में वह बीबीसी 2 की द आवर की दूसरी श्रृंखला में पत्रकार बिल केंडल के रूप में नियमित कलाकार बने। 2014 से 2016 तक उन्होंने बीबीसी 1 सीरीज द मस्किटियर्स में एथोस की भूमिका निभाई, जो अलेक्जेंड्रे डुमास के द 3 मस्किटर्स का रूपांतरण था। 6 उन्होंने रॉबर्ट गैलब्रेथ के जासूसी उपन्यासों पर आधारित बीबीसी लघु श्रृंखला स्ट्राइक में कॉर्मोरन स्ट्राइक की भूमिका भी निभाई है। 7, 8, 9 और रेब्रोव स्काई टीवी के द लार्जर प्रोजेक्ट में हैं, जो अमेरिका में TNT केबल नेटवर्क पर प्रसारित होगा। उन्होंने द क्राउन में प्रिंसेस मार्गरेट के दोस्त फादर डेरेक डैजल जेनिंग्स की भूमिका निभाई। 10 फिल्म 2004 में बर्क ने द लिबर्टिन में अपना पहला सिनेमा हिस्सा लिया।
2007 में उन्होंने कॉमेडी आई वांट कैंडी में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई जो एक पोर्न फिल्म का निर्देशन करता है। 2008 में उन्होंने डोंकी पंच में ब्लूई की भूमिका निभाई जो एक हॉरर थ्रिलर थी जो 2008 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरू हुई थी। 2009 में उन्होंने टेलस्टार द जो मीक स्टोरी में जोफ गोडार्ड की भूमिका निभाई और स्टीफन फ्रियर्स की चेरी में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जे फील्ड और एडम रॉबर्टसन अभिनीत एक नाटक थर्ड स्टार में डेवी की भूमिका निभाई जो 4 दोस्तों की यात्रा का अनुसरण करता है जिनमें से एक गंभीर रूप से बीमार है, वेल्स में बाराफंडल बे की यात्रा करते हैं। सेक्स 2012 में उन्होंने क्लीनस्किन में मार्क की भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशित ओनली गॉड फॉरगिव्स में रयान गोसलिंग के चरित्र के बड़े भाई बिली की भूमिका निभाई। उस वर्ष राल्फ फिएनेस द्वारा निर्देशित फिल्म द इनविजिबल वुमन में उनकी सहायक भूमिका थी। सेक्स 2020 में उन्होंने डेविड फिंचर की नेटफ्लिक्स मूल फिल्म मैनक में अमेरिकी फिल्म निर्माता ऑर्सन वेल्स की भूमिका निभाई जिसमें गैरी ओल्डमैन के साथ हरमन जे मैनकविच थे। वह अंग्रेजी निर्देशक और फोटोग्राफर मिच जेनकिंस की फिल्म द शो एलन मूर द्वारा लिखित में निजी अन्वेषक फ्लेचर डेनिस के रूप में भी अभिनय करेंगे। नवंबर 2021 में बर्क मैड मैक्स फ्यूरी रोड स्पिन ऑफ फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा में अन्या टेलर जॉय और क्रिस हेम्सवर्थ के साथ शामिल हो गए। उन्होंने याह्या अब्दुल मतीन टू की जगह ली जिन्हें शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर होना पड़ा। 11 रंगमंच एक थिएटर अभिनेता के रूप में बर्क ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ काम किया है और शेक्सपियर के ग्लोब में नाटकों में दिखाई दिए हैं। 2004 में रोमियो और जूलियट में रोमियो की भूमिका निभाई है। 2010 में एंड्रयू स्कॉट और लिसा डिलन के सामने नोएल कावर्ड के डिजाइन फॉर लिविंग में ओल्ड विक में और 2011 में अल्मेडा थिएटर में रीज टू बी ब्यूटीफुल में ग्रेग की भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने हॉवर्ड बार्कर के गर्ट्रूड द क्राई में हेमलेट की भूमिका निभाई जो शेक्सपियर के हेमलेट का एक नया संस्करण है जो नायक की मां गर्ट्रूड के चरित्र पर केंद्रित है। 2006 में उन्होंने द कट नाटक में इयान मैककेलेन के साथ काम किया। 2008 में उन्होंने डोनमर वेयरहाउस में क्रेडिटर्स में एडोल्फ की भूमिका निभाई। बर्क के गॉडफादर अभिनेता एलन रिकमैन ने नाटक का मंचन किया जिसने बर्क को इयान चार्ल्सन पुरस्कार दिलाया। बाद में इस नाटक का प्रीमियर 2010 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन संगीत अकादमी में हुआ। 2012 में उन्होंने नेशनल थिएटर में द डॉक्टर्स डिलेमा में लुई डबेडैट की भूमिका निभाई। 13 फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। मैड मैक्स 2 को व्यापक आलोचकों की प्रशंसा के लिए 24 दिसंबर 1981 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज किया गया था जिसमें गिब्सन के प्रदर्शन, संगीत स्कोर, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन दृश्यों, पोशाक डिजाइन और संवाद के संयमित उपयोग की विशेष प्रशंसा की गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और फिल्म के पोस्ट-एपोकैलिप्टिक और पंक सौंदर्यशास्त्र ने फिल्म और फिक्शन लेखन में इस शैली को लोकप्रिय बनाने में मदद की। 10वें सैटर्न अवार्ड्स में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता और इसे 5 और पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गिब्सन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ब्रूस स्पेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ लेखन और नोर्मा मोरिस्यू के लिए सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा। मैड मैक्स 2 को अब तक की सबसे महान एक्शन फिल्मों में से एक और अब तक की सबसे महान सीक्वल फिल्मों में से एक के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया है। 6 और फिल्म के लिए फैन क्लब और रोड वॉरियर थीम वाली गतिविधियां 21वीं सदी में भी जारी हैं। 1979 में मैड मैक्स से पहले, इस फिल्म के बाद 1985 में मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम, 2015 में मैड मैक्स फ्यूरी रोड और 2024 में फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा आई। कथानक एक वैश्विक युद्ध के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर तेल की कमी और पारिस्थितिक विनाश हुआ, सभ्यता ध्वस्त हो गई और दुनिया बर्बरता की ओर बढ़ गई। 7 अब पूर्व पुलिसकर्मी मैक्स रॉकटांस्की अपने परिवार की मौत से परेशान होकर अपने सुपरचार्ज ब्लैक V8 परस्यूट स्पेशल को ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी जंगल में चलाता है और अपने ऑस्ट्रेलियाई कैटल डॉग के साथ भोजन और पेट्रोल की तलाश करता है। उसने अपने ड्राइविंग कौशल और आरीबंद बंदूक का उपयोग करके अनियंत्रित बाइकर वेज के नेतृत्व में लुटेरों के एक छोटे समूह को हराया। वह अपने पीछा करने वालों में से एक के क्षतिग्रस्त वाहनों से कुछ गैसोलीन चुराता है और एक क्षतिग्रस्त अर्ध ट्रेलर और प्राइम मूवर का निरीक्षण करता है। बाद में
मैक्स एक स्पष्ट रूप से छोड़े गए जायरोकॉप्टर के ईंधन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मैक्स ने अपने कुत्ते की मदद से उस व्यक्ति पर काबू पा लिया और पायलट द्वारा खोजी गई एक कार्यशील तेल रिफाइनरी में ले जाने के बदले में उसकी जान बचा ली। वे विभिन्न मोटर चालित गिरोह द्वारा सुविधा पर दैनिक हमले के दौरान पहुंचते हैं, जिनके सदस्यों में वेज शामिल है। अगले दिन मैक्स देखता है कि कई कारें घिरे हुए परिसर से निकल रही हैं और लुटेरों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। वह एक कार के एकमात्र जीवित बचे नाथन को बचाता है और ईंधन के बदले में उसे कॉम्प्लेक्स में वापस करने का सौदा करता है, लेकिन मैक्स द्वारा उसे वापस लाने के तुरंत बाद वह आदमी मर जाता है और बसने वालों के नेता पप्पागालो का कहना है कि सौदा खत्म हो गया नाथन के साथ। जब लुटेरे बातचीत के लिए वापस आए तो बसने वाले मैक्स की कार को जब्त करने और उसे अपने परिसर से बाहर निकालने वाले थे। रिफाइनरी परिसर में रहने वाला एक जंगली बच्चा वेज के साथी को धातु के बूमरैंग से मार देता है और वेज बदला लेना चाहता है, लेकिन गिरोह का नेता लॉर्ड हुमुंगस नामक एक मांसल नकाबपोश व्यक्ति ईंधन आपूर्ति के बदले में बसने वालों की जान बख्शने की पेशकश करता है और दिन के लिए निकल जाता है। हालांकि बसने वाले इस बात पर विभाजित हैं कि क्या वे हुमुंगस पर भरोसा कर सकते हैं। मैक्स अपने स्वयं के सौदे की पेशकश करता है। वह उन्हें वह सेमी ट्रक लाएगा जो उसने पहले देखा था, ताकि वे तेल से भरे अपने टैंकर को खींचने की कोशिश कर सकें अगर वे उसकी कार वापस कर देते हैं और उसे उतना ईंधन देते हैं जितना वह ले जा सकता है। बसने वाले उसे प्रयास करने देने के लिए सहमत हो गए और उस रात मैक्स ट्रक के लिए ईंधन लेकर पैदल ही लुटेरों के पास से निकल गया। उसका सामना जायरो कैप्टन से होता है और वह उस आदमी को उसे ट्रक तक ले जाने के लिए मजबूर करता है, जिसे वह शुरू करने में सक्षम होता है। यह कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि मैक्स रिफाइनरी में वापस जाते समय लुटेरों के शिविर से होकर गुजरता है, लेकिन वह इसे बनाता है। उसके बाद जायरोकॉप्टर आता है। मैक्स ने बसने वालों के साथ एक प्रसिद्ध उत्तरी स्वर्ग में जाने की पप्पागैलो की विनती को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपना ईंधन इकट्ठा करने और वहां से चले जाने का विकल्प चुना। वेज ने ह्यूमंगस के नाइट्रस ऑक्साइड से सुसज्जित वाहन का उपयोग करके उसे पकड़ लिया और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। एक लुटेरा मैक्स के कुत्ते को मार देता है और गंभीर रूप से घायल मैक्स को मारने ही वाला होता है। तभी टोडी नाम का एक लुटेरा पैराशूट स्पेशल के टैंक से ईंधन निकालने का प्रयास करता है, जिससे कार खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। मृत अवस्था में छोड़े गए मैक्स को जायरो कैप्टन द्वारा बचाया गया और परिसर में वापस लौटा दिया गया। अपनी चोटों के बावजूद मैक्स भागने के दौरान मरम्मत किए गए ट्रक को चलाने पर जोर देता है। उनके समर्थन में जायरो कैप्टन एक अलग वाहन में पप्पागैलो, बख्तरबंद टैंकर के बाहर बसने वाले 3 लोग और फल किड शामिल हैं, जो ट्रक के निकलते ही उस पर कूद पड़ते हैं। लुटेरे टैंकर का पीछा करते हैं, जिससे शेष बाशिंदों को रिफाइनरी में विस्फोट करने के बाद छोटे वाहनों के कारवां में अपने परिसर से भागने की इजाजत मिलती है। पप्पागालो और 3 बाशिंदे मारे गए और जायरो कैप्टन को मार गिराया गया। मैक्स ट्रक को घुमाता है और जैसे ही वह वेज से लड़ रहा होता है, हुमुंगस ट्रक से टकरा जाता है, जिससे वेज और खुद की मौत हो जाती है। ट्रक सड़क से लुढ़क जाता है और बचे हुए लुटेरे घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि टैंकर से गैस नहीं बल्कि रेत लीक हो रही है, तो उन्होंने अपना पीछा छोड़ दिया। जैसे ही मैक्स जंगली बच्चे को क्षतिग्रस्त टैंकर से ले जाता है, वह बाहर गिर रही रेत का निरीक्षण करता है। जायरो कैप्टन गाड़ी चलाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैक्स को पता चलता है कि टैंकर पूरे समय रास्ता भटका रहा था। वे बसने वालों से मिले, जिन्होंने अपने वाहनों के अंदर तेल के ड्रमों में ईंधन पहुंचाया। जायरो कैप्टन पप्पागैलो को बसने वालों के नेता के रूप में सफल बनाता है और उन्हें उत्तर की ओर ले जाता है। द फेरल किड खुद को फिल्म का कथावाचक बताते हुए बताता है कि जब वह बड़ा हुआ तो वह महान उत्तरी जनजाति का प्रमुख बन गया। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने रोड वॉरियर को फिर कभी नहीं देखा। कास्ट करें मेल गिब्सन मैड मैक्स रॉकटेंस्की के रूप में ऑस्ट्रेलियाई राजमार्ग गश्ती मेन फोर्स पेट्रोल MFP का एक पूर्व सदस्य, जिसने बाइकर गिरोह द्वारा अपने परिवार को मारने के बाद बल छोड़ दिया और गिरोह के सभी सदस्यों की तलाश की और उन्हें मार डाला। मैड मैक्स की घटनाओं के आघात ने उसे एक कड़वे आदमी के खोल में बदल दिया, लेकिन फिर भी वह इस फिल्म में अपनी योजना के साथ बसने वालों की सहायता करने का चुनाव करता है। हालांकि एक बार जब उसका हिस्सा पूरा हो जाता है, तो द रोड वॉरियर, जैसा कि वर्णनकर्ता उसे संदर्भित करता है, एक बार फिर से एक आवारा बन जाता है और उत्तर में बसने वालों का अनुसरण करने का विकल्प चुनता है।
जायरो कैप्टन के रूप में ब्रूस स्पेंस, एक घुमक्कड़ जो एक जर्जर पुराने जायरोकॉप्टर का उपयोग करके ईंधन और आपूर्ति की खोज करता है। वह भी बसने वालों के साथ अपना योगदान देने और उनके परिसर की रक्षा में मदद करने का फैसला करता है। टाइम के लिए लिखते हुए रिचर्ड कॉलिस ने कैप्टन को प्रथम विश्व युद्ध के एरियल एस का एक विक्षिप्त पैरोडी कहा। बिजू का पतला, आकर्षक कपड़े पहने, उन्नत क्षय के साथ जेम्स कोबर्न की मुस्कान के साथ। 8 अपनी विचित्रताओं के बावजूद कैप्टन चतुर और साहसी साबित हुआ और उसे पप्पागेलो की मृत्यु के बाद बसने वालों के नए नेता के रूप में चुना गया। पप्पागेलो के रूप में माइक प्रेस्टन, एक तेल रिफाइनरी में बैरिकेड लगाकर बसने वालों के एक समूह के आदर्शवादी नेता। भले ही बसने वालों के परिसर को एक हिंसक गिरोह ने घेर लिया है, पप्पागेलो अपनी दुर्दशा का भार पूरी गरिमा के साथ उठाता है। 8 फिल्म के उपन्यासीकरण में पप्पागालो के इतिहास का विस्तार किया गया, जिसमें उन्हें 7 सिस्टर्स, प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों में से एक के शीर्ष कार्यकारी के रूप में वर्णित किया गया, जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार को खो दिया और बंजर भूमि में भाग गए, जहां वह अन्य के साथ जुड़ गए। शरणार्थी और एक नई सभ्यता की स्थापना के उनके प्रयासों के नेता बने। टोडी के रूप में मैक्स फिप्स, हुमुंगस के गिरोह का संचालक, एक मैलाकुचैला चश्माधारी आदमी जो टोपी के रूप में सजा हुआ मिंक स्टोल पहनता है और उसके कपड़ों पर कई ऑटोमोबाइल बैज और हुड के गहने हैं। हुमुंगस और वेज के प्रति उसका व्यवहार उसे एक क्लासिक चापलूस बनाता है। टोडी को असहाय कैदियों का शारीरिक शोषण करने में आनंद आता है, लेकिन गिरोह के मन में उसके लिए बहुत कम सम्मान है। वेज के रूप में वर्नोन वेल्स, एक चमड़े से ढका बाइकर जो हुमुंगस के लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए विंसेंट कैम्बी ने वेज को द ह्यूमंगस के अनुयायियों में सबसे दुष्ट बहुत बड़ा जानवर कहा, जो मानसिक रूप से गुर्राते हुए अपनी बाइक पर घूमता है। 9 1985 में डैनी पियरी के साथ एक साक्षात्कार में मिलर ने कहा कि वेज और मैक्स के पात्र एक दूसरे की दर्पण छवियों के समान हैं, जिनमें से प्रत्येक को उनके संबंधित शिविरों के नेताओं द्वारा जंजीरों से जकड़ा गया है और दोनों व्यक्ति किसी प्रियजन की मृत्यु से प्रेरित हैं। वेज के मामले में जंगली बच्चे के हाथों गोल्डन यूथ की अपेक्षाकृत हाल ही में मौत हुई। 2011 में एम्पायर पत्रिका ने वेज को अब तक के सबसे महान फिल्म कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया। 11 लॉर्ड हुमुंगस के रूप में केजेल निल्सन, हिंसक फिर भी करिश्माई और स्पष्टवादी, प्रलय के बाद मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के शातिर गिरोह का नेता। 9 जो बंजर भूमि के बचे हुए कुछ निवासियों को लूटता है, बलात्कार करता है और मार डालता है। टोडी द्वारा द लॉर्ड हुमुंगस, वेस्टलैंड के योद्धा, रॉकेंडरोल्ला के अयातुल्ला के रूप में घोषित। उनकी द्वेषपूर्णता उनके विशाल पेक्टोरल के माध्यम से बहती है, उनके गंजे सिले हुए खोपड़ी के नीचे स्पष्ट रूप से स्पंदित होती है। 8 और उनकी चेहरा कभी नहीं देखा जाता क्योंकि वह हॉकी गोलकीपर का मुखौटा पहनता है। डैनी पियरी के साथ साक्षात्कार में मिलर ने कहा कि उन्हें लगा कि यह पात्र एक पूर्व सैन्य अधिकारी था जिसका चेहरा गंभीर रूप से जल गया था और वह हो सकता है कि उसने अपने समकक्ष पप्पागालो के समान पोशाक में काम किया हो। 10 द फर्ल किड के रूप में एमिल मिंटी, एक 8 वर्षीय लड़का। 8 जो तेल रिफाइनरी के पास बंजर भूमि में रहता है। वह केवल गुर्राहट और घुरघुराहट में ही बोलता है, खाल से बने शॉर्ट्स और जूते पहनता है और धातु के बूमरैंग से अपना बचाव करता है, जिसे वह तात्कालिक मेल दस्ताने का उपयोग करके पकड़ सकता है। फिल्म के समापन अनुक्रम में जो वर्णन फिल्म को खोलता और बंद करता है, जो हेरोल्ड बेगेंट द्वारा बोला गया है, वह अब सभ्य और बुद्धिमान जंगली बच्चा है जो मैक्स के साथ अपनी युवा मुठभेड़ के बारे में बताता है जब वह एक बूढ़ा आदमी है। योद्धा महिला के रूप में वर्जीनिया है, एक निवासी जो शुरू में मैक्स पर अविश्वास करती है। जेट्टा के रूप में विलियम जिप्पा, एक निवासी। कैप्टन की लड़की के रूप में अर्की वहाइटली, एक खूबसूरत युवा निवासी जो जायरो कैप्टन के साथ भागने के बजाय अपने हमवतन लोगों के साथ रहना पसंद करती है, जो उसे भी रहने के लिए प्रेरित करती है। मैकेनिक के रूप में स्टीवन जे स्पीयर्स, एक निवासी जो लकवाग्रस्त है। कर्डमजियन के रूप में सिड हेलेन, एक बुजुर्ग निवासी जो सैन्य हेलमेट और सजावट पहनता है। मोइरा क्लॉक्स, बिग रेबेका के रूप में एक निवासी जो धनुष और तीर चलाता है और शुरू में हुमुंगस के सुरक्षित मार्ग के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता है यदि वे अपना परिसर छोड़ देते हैं। नाथन के रूप में डेविड डाउनर उन निवासियों में से एक है जो तेल टैंकर को खींचने के लिए ट्रक की तलाश में परिसर छोड़ देता है। ह्यूमंगस के कुछ बाइकर्स ने उसे घायल कर दिया और मैक्स द्वारा उसे रिफाइनरी में वापस लाने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। शांत आदमी,
एक निवासी के रूप में डेविड स्लिंग्सबी, क्रिस्टोफर ग्रीव्स मैकेनिक के सहायक, एक निवासी के रूप में, मैक्स फेयरचाइल्ड ब्रोकन विक्टिम के रूप में, एक निवासी जिसे पकड़ लिया गया और हुमुंगस की कार के सामने बांध दिया गया। गिब्सन और फेयरचाइल्ड एकमात्र दो अभिनेता हैं जो मैड मैक्स और मैड मैक्स 2 दोनों में दिखाई देते हैं, हालांकि फेयरचाइल्ड प्रत्येक फिल्म में एक अलग चरित्र चित्रित करता है। डिफिएंट विक्टिम के रूप में टायलर कोपिन, एक बसने वाला जिसे पकड़ा गया और हुमुंगस की कार के सामने बांध दिया गया। द गोल्डन यूथ के रूप में जेरी ओसुल्लीवन, जिमी ब्राउन के रूप में श्रेय दिया गया, वेज का साथी जो फर्ल किड के बूमरैंग द्वारा मारा जाता है। उत्पादन विकास। मैड मैक्स की रिलीज के बाद निर्देशक जॉर्ज मिलर को हॉलीवुड से कई प्रस्ताव मिले, जिनमें फर्स्ट ब्लड का निर्देशन भी शामिल था, उद्धरण वांछित, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक रॉक एंड रोल फिल्म विकसित करने का फैसला किया जिसका कार्यकारी शीर्षक रॉक्सैन था। मैड मैक्स के उपन्यासीकरण पर एक साथ काम करने के बाद मिलर और टेरी हेस ने रॉक्सैन को लिखने के लिए लॉस एंजल्स में टीम बनाई, लेकिन अंततः स्क्रिप्ट को रोक दिया गया। 12 इसके बाद मिलर मैड मैक्स की दुनिया में लौटने के विचार से उत्सुक हो गए क्योंकि बड़ा बजट उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी बनने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा, मैड मैक्स बनाना मेरे लिए बहुत दुखद अनुभव था। अंतिम उत्पाद पर मेरा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था, लेकिन सीक्वल बनाने का भारी दबाव था और मुझे लगा कि हम दूसरी फिल्म के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। 13 जोसेफ कैंपबेल की द हीरो विद ए थाउजेंड फेसेस और कार्ल जंग के काम से प्रेरित होकर। 14 साथ ही अकीरा कुरोसावा की फिल्मों से प्रेरित होकर। 2 मिलर ने हेस को पटकथा लेखक के रूप में प्रोडक्शन में शामिल होने के लिए भर्ती किया। 15 ब्रायन हैनन सहलेखक, पहले सहायक निर्देशक और दूसरे यूनिट निदेशक के रूप में भी बोर्ड में आए। फिल्मांकन न्यू साउथ वेल्स के सुदूर खनन शहर ब्रोकन हिल के आसपास के रेगिस्तान में हुआ। मुख्य फोटोग्राफी 1981 की सर्दियों में ब्रोकन हिल, न्यू साउथ वेल्स के पास 12 सप्ताह के दौरान हुई। 16 वह दृश्य जहां पैराशूट स्पेशल पलटती है और विस्फोट करती है, सिल्वर्टन के ठीक बाहर मुंडी मुंडी प्लेन्स लुकआउट के पास विलंगी रोड पर फिल्माया गया था। 17 18 फिल्मांकन पिनाकल्स में भी हुआ जहां तेल रिफाइनरी परिसर का सेट बनाया गया था। 19 एक दृश्य में स्टंट समन्वयक गाय नॉरिस की जांघ की हड्डी टूट गई जब वह अपनी मोटरसाइकिल से उड़ गए और उनका पैर कार से टकरा गया। रिलीज हुई फिल्म में उनकी चोट नजर आ रही है। 20 संगीत। मुख्य लेख मैड मैक्स 2 साउंड ट्रैक। मैड मैक्स 2 के संगीत स्कोर की रचना और संचालन ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार ब्रायन मे ने किया था, जिन्होंने मैड मैक्स के लिए भी संगीत तैयार किया था। 1982 में वर्से सरबांडे द्वारा एक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया गया था। 21 फिल्म का मूल कट अधिक खूनी और हिंसक था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सेंसर से एम रेटिंग प्राप्त करने के लिए इसमें भारी कटौती की गई। संपूर्ण दृश्य और अनुक्रम पूरी तरह से हटा दिए गए और अन्य संपादित किए गए। जब फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में एमपीए को प्रस्तुत किया गया था तो 2 अतिरिक्त दृश्य छोटे कर दिए गए थे, वह दृश्य जिसमें वेज अपनी बाह से एक तीर खींचता है और एक जिसमें वह गोल्डन यूथ के सिर से बूमरैंग खींचता है। हालांकि फिल्म का वह संस्करण जिसमें एमपीए के लिए छंटनी से पहले के दृश्य शामिल हैं, जीवित है, लेकिन पिछले विलोपन के बिना कोई भी संस्करण मौजूद नहीं है। 22 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। मैड मैक्स 2 एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने अकेले ऑस्ट्रेलिया में 10.8 मिलियन की कमाई की, जो कि मैड मैक्स की देश में कमाई से दोगुनी थी और ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बन गई। 23 हालांकि अपने पूर्ववर्ती से अधिक कमाई करने के बावजूद मैड मैक्स 2 ने कभी भी वह रिकॉर्ड कायम नहीं किया, क्योंकि गैलीपोली 1981 में पहले रिलीज हुई थी और ऑस्ट्रेलिया में 11.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमाई की थी। 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में 23.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई, 24 2 और 11 मिलियन डॉलर के नाटकीय किराए के साथ। 3 फिल्म ने मैड मैक्स से भी बेहतर प्रदर्शन किया। जब वह फिल्म 1980 में अमेरिका में रिलीज हुई थी तो उसे अपने वितरक अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स से उचित रिलीज नहीं मिली, क्योंकि 1 साल पहले फिल्म वेज इंक द्वारा खरीदे जाने के बाद एआईपी स्वामित्व परिवर्तन के अंतिम चरण में था और इसके बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ा। 25 वार्नर ब्रदर्स ने मैड मैक्स 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज करने का फैसला किया, लेकिन यह देखते हुए कि पहली फिल्म उत्तरी अमेरिका में अच्छी तरह से प्रसिद्ध नहीं थी, हालांकि यह केबल चैनल प्रदर्शन के माध्यम से अधिक लोकप्रिय हो रही थी, उन्होंने नाम बदलने का फैसला किया।
द रोड वॉरियर की अगली कड़ी। फिल्म के विज्ञापन, जिसमें प्रिंट विज्ञापन, ट्रेलर और टीवी विज्ञापन शामिल हैं, में मैक्स चरित्र का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया और इस तथ्य से परहेज किया गया कि फिल्म एक सीक्वल थी। अधिकांश अमेरिकी दर्शकों के लिए उन्हें द रोड वॉरियर के मैड मैक्स की अगली कड़ी होने का पहला आभास तब हुआ जब उन्होंने दूसरी फिल्म के प्रस्तावना के दौरान पहली फिल्म के काले और सफ़ेद अभिलेखीय फुटेज को देखा। जब वेस्ट्रॉन वीडियो ने बाद में होम वीडियो पर मैड मैक्स जारी किया तो उन्होंने इसे द रोड वॉरियर का रोमांचकारी पूर्ववर्ती लेबल देकर बड़ा फायदा उठाया। अमेरिका के बाहर फिल्म ने $25 मिलियन ऑस्ट्रेलिया सहित का किराया कमाया, दुनिया भर में कुल $36 मिलियन 3, जिससे यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बन गई। 26 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और कई आलोचकों ने इसे 1981 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना। 27 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 58 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 93% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। 8.40 की औसत रेटिंग। साइट की आलोचकों की सहमति में लिखा है, द रोड वॉरियर वह सब कुछ है जो एक बड़े बजट वाले मैड मैक्स सीक्वल में होना चाहिए। बड़ा, तेज, जोरदार, लेकिन निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण नहीं। 29 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 15 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 77 की रेटिंग मिली है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 30 शिकागो सन-टाइम्स के फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए, इसके कुशल फिल्म निर्माण की प्रशंसा की और इसे शुद्ध एक्शन, गतिज ऊर्जा की फिल्म कहा, जो कि अब तक की सबसे लगातार आक्रामक फिल्मों में से एक। जबकि एबर्ट ने बताया कि फिल्म चरित्रों और संवादों के साथ एक हिंसक भविष्य की दुनिया की दृष्टि विकसित नहीं करती है और केवल साजिश की सबसे कमजोर हड्डियों का उपयोग करती है, उन्होंने इसके एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। एबर्ट ने क्लाइमेक्टिक चेज सीक्वेंस को अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए रखा, कहा कि विशेष प्रभाव और स्टंट शानदार हैं, जो भयानक, कभी-कभी घृणित और, अगर सच कहा जाए तो, प्राणपोषक प्रभाव पैदा करता है। 31 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में विंसेंट कैनबी ने लिखा, परमाणु प्रलय के बाद की दुनिया के बारे में किसी फिल्म का दृष्टिकोण कभी भी इतना उजाड़ और क्रूर या एक्शन से भरपूर और कभी-कभी जॉर्ज मिलर की सर्वनाश जैसी हास्यास्पद नहीं लगा। रोड वॉरियर एक असाधारण फिल्म फंतासी है जो जीवन में आने वाली एक सैडोमासोचिस्टिक कॉमिक बुक की तरह दिखती है। 9 न्यूज़वीक के लिए लिखते हुए चार्ल्स मिचेनर ने मेल गिब्सन की आसान, अडिग मर्दानगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका डाउन अंडर हास्य का संकेत मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई हो सकता है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष स्टार का सामान भी है। 32 गैरी अर्नोल्ड ने द वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, हालांकि वह जीत को अपनी मुट्ठी से फिसलने देता है, मिलर अभी भी एक विलक्षण प्रतिभा है जो एक सुंदर और भावनात्मक आयाम में सक्षम है, जो महान एक्शन निर्देशकों में सबसे अधिक उत्तेजक गुणों को याद दिलाता है, जैसे कुरोसावा, पेकिनपाह और लियोन। 33 पॉलिन केल ने मैड मैक्स 2 को एक म्यूटेंट फिल्म कहा, जो लगभग सभी एक्शन शैलियों से उत्पन्न थी, जो जंगली, तेज संपादन का उपयोग करके ऊर्जा का एक निरंतर उछाल पैदा करती थी, लेकिन मिलर के इसका लाभ उठाने के प्रयास की आलोचना की। नायक की सार्वभौमिक अवधारणा, यह बताते हुए कि यह प्रयास फिल्म को आनंदहीन, दुखद और भावुक बनाता है। 34 रिचर्ड स्कीब ने मैड मैक्स 2 को उन कुछ अवसरों में से एक कहा है जहां सीक्वल अपने पूर्ववर्ती की तुलना में गुणवत्ता में नाटकीय सुधार करता है। उन्होंने इसे एक फिल्म की काइनेटिक कॉमिक बुक और एक फिल्म की रोमांचक नॉनस्टॉप रोलर कोस्टर सवारी कहा, जिसमें कुछ सबसे रोमांचक स्टंट और कार दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिन्हें अब तक स्क्रीन पर दिखाया गया है। स्कीब ने कहा कि फिल्म प्रलय के बाद के परिदृश्य को पश्चिमी सीमा के समतुल्य में बदल देती है, जैसे कि मेल गिब्सन का मैक्स आसानी से क्लिंट ईस्टवुड का बिना नाम का एक तंग आदमी बन सकता है, जो सभ्य भयभीत लोगों की रक्षा करने में मदद करता है। लुटेरे रेडस्किन्स से 4 क्रिस्टोफर जॉन ने एरेस मैगजीन 13 में द रोड वॉरियर की समीक्षा की और टिप्पणी की कि इसकी सधी हुई स्क्रिप्टिंग, असाधारण प्रदर्शन और धड़कन बढ़ा देने वाली गति जो दर्शकों को बेदम कर देती है, मिलकर इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एसएफ फिल्मों में से एक बनाती है।
यह भी यह दिखाने का साहस है कि मौत का चेहरा वास्तव में कैसा दिखता है। मेल गिब्सन का मैक्स का चित्रण कठिन, कड़वा और यथार्थवादी है। वह न तो नायक है और न ही कायर, बल्कि एक पागल भविष्य में फंसा हुआ व्यक्ति है जिसका वह निडर होकर सामना करता है। 35 द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस फिक्शन का कहना है कि मैड मैक्स 2 अपनी सभी कॉमिक स्ट्रिप ऊर्जा और जीवंतता के साथ अपने सबसे आविष्कारशील रूप में शोषणकारी सिनेमा है। 36 दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 15 मई 2024 को ये केनियस में और 23 मई 2024 को ऑस्ट्रेलिया में, साथ ही साथ इंडिया में भी रिलीजिंग डेट अगले दिन एक तरह से इसकी रहेगी 24 मई 2023। 148 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है और ये एक तरह से यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई है और बाकी ये वनर ब्रदर पिक्चर्स द्वारा रिलीज़ की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका वनर ब्रदर पिक्चर्स ने संभाला है। तो हिंदी का टीजर तो आ ही चुका है और हिंदी के साथ साथ ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को डब में मिल सकती है। OTT राइड की बात की जाए तो प्राइम वीडियो जहां तक है इसकी OTT राइड खरीदने वाला है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा एक तरह से जो कंटेंट है वो आपके लिए कंटिन्यू लेकर आते रहते हैं। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।